सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों करियर विल ऐप पर। सुबह की नमस्कार आप सभी को। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सारे प्यारे प्यारे बच्चे आ जाएं, फिर मोहब्बत भरी बात शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा। क्लास ठीक से चल रही है बेटे? आप मुझे ठीक से देख पा रहे हैं? कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आपके भी। नमस्कार मोनू। नमस्कार विकास। हेलो बेटे। नमस्कार सभी को, दिल से नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? हालचाल कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? एक बार मुझे बताओ जरा। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो चीज पढ़ी थी एक बार जरा याद दिला दो। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? तब तक मैं आपके कमेंट्स एक बार देख लेता हूँ कितनी। गुड मॉर्निंग भारत, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, सभी की क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है। पिछली क्लास में आज आप बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। आप कौन हैं बच्चे? आप कौन हैं? नाम पूरा बताओ अपना जरा। गुड मॉर्निंग। देखो, मैं थोड़ी सी क्लास देख रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ी सी क्लास आप लोगों की स्लो चल रही है। क्लास ठीक चल रही है ना? एक बार यस मुझे कह दीजिए। चलिए तो दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया है। आप लोगों का सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। हम लोग, जहाँ तक मुझे याद है, लेट मी टेल यू, मुझे जहाँ तक याद है, ओहो ये तो कर चुके। हम सेट नंबर 3 पहले कर रहे थे, सेट नंबर 4 उसके बाद करेंगे। सेट नंबर 3 पर थे ना हम? आई थिंक
20 तक हमने कर लिए थे, आज हमें ये सेट कंप्लीट करने हैं। ठीक है बेटा, जो 21 और 22 को एक बार फटाफट से बताओ। चलिए भाई, थोड़ा सा इनको देखने का काम करते हैं। तो आपका प्रैक्टिस बैच नहीं आया है, लेना जरूरी है क्या? नहीं, आपके लिए जरूरी नहीं है बेटा, आपका तो उससे बहुत आगे का लेवल है। आपका तो उससे बहुत आगे का लेवल है, आपको लेने की जरूरत नहीं है। वो बैच बेसिकली उनके लिए है जो बिगिनर है, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपना कोई भी बैच कंप्लीट किया है, किसी भी टीचर से कंप्लीट किया है। ठीक है। ठीक है, ये उनके लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों तो प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए वो बैच नहीं है। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। ठीक है ना? तो देखो, कजन अपने आप में, कजन अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो कॉमन जेंडर को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है ना? और हम किसी भी कॉमन जेंडर के साथ, बच्चों, हम किसी भी कॉमन जेंडर के साथ ब्रदर या सिस्टर जैसे शब्दों का कभी यूज नहीं करते। ठीक है ना? कोई भी कॉमन जेंडर है, हम उसके साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं करते। बात समझ रहे? कजन अपने आप में कॉमन जेंडर है। तो कॉमन जेंडर की अगर हम बात करते हैं, ब्रदर सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। कॉमन जेंडर को हम मेल या फीमेल बनाकर ही स्पेसिफिक बनाते हैं। तो भाई, इसे मेल बनाना है तो मेल कजन कह दीजिएगा। हम्म। और अगर फीमेल बनाना है, मतलब फेमिनिन बनाना है, तो फीमेल कजन कह दीजिएगा। इसी की जगह कभी कभी हम ही कजन या शी कजन भी कह देते हैं। तो इसको हटाकर दो तरीके हो सकते हैं, या तो फीमेल कजन कह दीजिएगा या फिर शी कजन कह दीजिए। दो में से कोई भी तरीका अपना लीजिएगा। आई यू एंड ही शुड हेल्प हर। अब देखो, आप किसी को अगर हेल्प कर रहे हैं तो ये बेसिकली एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और जहां पॉजिटिव एस्पेक्ट आ गया, वहां 2 3 1 की अरेंजमेंट पर हम ध्यान देते हैं। तो 2 3 अरेंजमेंट 1 के साथ अगर हम लिखें तो ये बात होनी चाहिए। ठीक है जी? तो ये बात होनी चाहिए। फाइन। गुड मॉर्निंग खुशी बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मुकेश। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, ज्यादा मुश्किल कोई बात नहीं थी, ये चीजें आपको हल्की फुल्की है पता। क्वेश्चन 23 पर आते हैं। लिखा है द टेबल्स लेग्स। अब देखो, इस सवाल पर अगर हम काम करते हैं तो इस सवाल पर ये तो हमें समझ में आता ही है कि किसी भी नॉन लिविंग का अगर हमें पोजेशन बताना हो, किसी भी नॉन लिविंग थिंग का अगर हमें पोजेशन बताना हो, तो उसका तरीका कुछ ऐसा है। पहले हम बताने का काम करते हैं पोजेशन को, और उसके बाद हम लगाते हैं ऑफ को, और उसके बाद हम लिखने का काम करते हैं नॉन लिविंग थिंग कैटेगरी के नाउन को। ठीक है भाई? तो इस टेबल्स लेग को अगर हम ठीक करना है, इसे ठीक लिखने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो हम लेग्स को लिखेंगे, हाँ है ना? एपोस्ट्रोफे एस को हटाकर ऑफ लिखा, और द टेबल इसके बाद लिखा। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आप इस लिखे हुए फ्रेज में, सवाल ये उठता है, आप इस लिखे हुए फेज में यहाँ पर आर्टिकल भी तो लगाओगे भाई, हाँ है ना? अब टेबल से अगर लेग्स जुड़ गई हैं तो स्पेसिफिक हो गया द के साथ। ठीक है? आर्टिकल भी इसके अंदर मैंडेटरी है, इसका यूज करना जरूरी है। ओके डियर, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो लिखा हुआ है यू ही एंड आई ब्रोक द रूलर। जब कोई चीज तोड़ने की है, नेगेटिव एस्पेक्ट की बात हो गई है, तो आई, यू एंड ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Whenever he goes to Mumbai, he stays in 5 stars hotels। देखो, सवाल के अंदर वही अरेंजमेंट हमारे सामने आ रही है। बेसिकली होटल्स अपने आप में क्या है? नाउन है। अब नाउन से ठीक पहले ये जो भी कुछ लिखा है अपने आप में एक एडजेक्टिव है। आप जानते हैं किसी भी एडजेक्टिव का हम प्लूरल यूज नहीं करते। हम किसी भी एडजेक्टिव का जो है बच्चों, प्लूरल यूज नहीं करते। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। हु वॉज देयर बट शी टू लुक आफ्टर द फैमिली डिस्ट्रेस। ठीक है ना जी?
अब इस सेंटेंस में भाई दिमाग लगाओ, ये बड़ा प्यारा सवाल है, ये बड़ा प्यारा सवाल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये मजेदार सवाल है। शुक्रिया मोहम्मद भाई, शुक्रिया। ऐसा कुछ नहीं है, अब ले भाई, अब ठीक है, अब दिख रहा है। कह रहे हैं राइट साइड का लेटर दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है बेटा परवेज? हम्म। ये सवाल बड़ा प्यारा है, ठीक है ना। अब ये सवाल प्यारा क्यों है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझने का काम करना बेटा। इस लिखे हुए सवाल में आपको इस बट के फंक्शन को समझना है। बट बेसिकली दो तरीके से काम करता है। जब ये कंजंक्शन की तरह यूज होता है तो ये बताने का काम करता है कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है ना जी। अरे हाँ है ना, जैसे मैं कहता हूँ आई वेंट देयर बट अंजलि डिड नॉट कम, ठीक है। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, आई वेंट देयर बट अंजलि डिड नॉट कम, मैं तो वहां गया लेकिन अंजलि नाम का इंसान वहां आया नहीं। ये कॉन्ट्रडिक्शन है, मेरा तो वहां जाना हुआ लेकिन उस इंसान का आना नहीं हुआ। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप अगर इसी बट को यूज करते हैं प्रेपोजिशन की तरह तो ये इक्विवेलेंट होता है एक्सेप्ट के लिए, या फिर अगर आप कहना चाहो तो एक्सक्लूडिंग के लिए, ठीक है ना जी। अब इसके अगर हम अर्थ को समझने का काम करें तो इसका अर्थ निकलता है के अलावा, ठीक है ना जी। जैसे अगर मैं कहता हूं आई बट हिम एम डूइंग दिस जॉब, अब इस बात का क्या मतलब समझ में आया? इस बात का मतलब ये समझ में आया कि एक्चुअल में डूअर कौन है, आई, ठीक है ना। आई एम डूइंग दिस जॉब, ठीक है ना। ये अपने आप में किस चीज का मीनिंग तैयार कर रहा है, एक्सेप्ट, और इस एक्सेप्ट के बाद ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। जब ये प्रेपोजिशन का कॉन्टेक्स्ट तैयार करता है तो बिल्कुल ये इक्विवेलेंट होता है किस चीज के, सेव के। है तो ये अपने आप में एक वर्ब, लेकिन आप अगर इसे देखें तो वर्ब नहीं, आप इसे प्रेपोजिशन की तरह यूज करते हैं तो ये भी अपने आप में एक्सेप्ट या एक्सक्लूडिंग पॉइंट ऑफ व्यू को बनाने का काम करता है। बेटे यहाँ पर बात समझ में आई? एक्सक्लूडिंग का ये काम करता है, यानी कि किसी के अलावा या किसी को छोड़कर, ठीक है भाई। अब सवाल को ध्यान से देखेंगे तो सवाल बड़ा खूबसूरत हो गया। कैसे भाई, इस वर्ब का ये अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, आपको कल की क्लास में भी बताया था कि ये जो हु है ये सब्जेक्टिव केस का काम करता है, ठीक है ना। अब आगे देखने का काम करते हैं, हु वॉज देयर, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कायदे से ये एक एडवर्ब है, ठीक है ना। ये अपने आप में काम किस चीज का कर रहा है, एक्सेप्ट का, ठीक है। अब एक्सेप्ट का मतलब प्रेपोजिशन हुआ, और प्रेपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्टिव के शी को आपने हटाकर क्या लिखा, हर। बात समझ में आई? एरर समझ में आ गया बच्चे? हाँ भाई, एरर समझ में आ गया बेटा? सवाल मुश्किल नहीं होता, लॉजिकल चीजों को समझो, मजा आएगा, ठीक है ना जी। आगे देखने का काम करते हैं। क्वेश्चन 27, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट, ठीक है ना जी। अब देखने का काम करते हैं, द कंपनी, बेसिकली कंपनी अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। कंपनी अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन ने इकट्ठे मिलकर काम किया है, हैज अपनी जगह सही है। ऑर्डर्ड अपने आप में बिल्कुल सही है, और ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसीलिए इसके साथ हम लोग फॉर या ऑफ जैसी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं। इसके बाद हम सीधा का सीधा यूज करते हैं क्या चीज, ठीक है जी, नाउन। समझ रहे? तो यहाँ पर कई बार बच्चों को ये रटवाया जाता है, हालांकि जब हम प्रेपोजिशन आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे तब ये हम खूबसूरत तरीके से समझने का काम करेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, वो क्वेश्चन मार्क आपके लेवल पे परेशान नहीं करता परवेज, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए 26 में, लेकिन आपके लेवल में क्वेश्चन मार्क जैसी चीजें परेशान नहीं करती हैं, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का बेटा। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट, अब सवाल को ध्यान से समझते हैं। सम एक ऐसा एडजेक्टिव है जो काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है जो क्वालिफाई कर रहा है किसको, इक्विपमेंट को। ये सम भी अपने आप में एडजेक्टिव है जो क्वालिफाई कर रहा है किसको, इक्विपमेंट को। इक्विपमेंट बना कैसे है भाई, इक्विप के साथ हम लोगों ने जोड़ा है मेंट, और जिनके साथ हम मेंट जोड़ते हैं वो अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, क्या बनते हैं बेटे,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, कुल मिलाकर अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है। गलती अक्सर लोग ये कर देते हैं कि इक्विपमेंट की जगह इक्विपमेंट्स लिखने का काम कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी रटाया जाता है कि इक्विपमेंट का प्लूरल नहीं होता, ठीक है ना। आप अगर देखोगे जिन शब्दों के अंत में हम मेंट को सफिक्स करते हैं उनका प्लूरल ही नहीं होता। मैं अगर आपको कहूं मैनेजमेंट, रिटायरमेंट, इंजॉयमेंट, कोई भी शब्द बना लो जिनके साथ आप मेंट सफिक्स करते हैं, इनके साथ आप एस या ईएस को कभी भी नहीं जोड़ते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ है ना। लुक आफ्टर फ्रेजल, बेटे फ्रेजल की स्पेलिंग ठीक लिखो मोहम्मद। फ्रेजल वर्ब है तो हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यूज कर सकते हैं बेटा, क्यों यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर ये इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो लिखी प्रेपोजिशन है बेसिकली ये प्रेपोजिशन नहीं, ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये जो आफ्टर है इस लुक के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है। नहीं समझे? ये बेसिकली इस लुक के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है बेटा। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन पर काम करते हैं। वी लाइक यू एज मच एज हिम, ठीक है ना जी। इन द होल फैमिली आगे लिखा हुआ है, क्या ये समझने की जरूरत है। इसको समझने से पहले मेरे दिल में एक बात आई, ठीक है ना। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है ना जी। आप चाहो तो मैं नैना की जगह किसी और का नाम भी लिख सकता हूँ। अंशिका यही गलती करने वाले थे, मुझे पता था। अब ध्यान से समझना हमने गलती कैसे करी है। बेटा जल्दबाजी नहीं करते हैं। यहाँ आप चाहो तो नैना की जगह किसी और का नाम लिख सकता हूँ, मैं हीना का किसी और की जगह नाम लिख सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ मी ही रहेगा, ठीक है, यहाँ मी ही रहेगा, ठीक है ना। चलो एक काम करता हूँ, हीना को हटा देता हूँ, ठीक है। अब चलो अंशिका आप बताओ, यहाँ मैं क्या यूज करूँ, ही का यूज करूँ या हिम का यूज करूँ। अंशिका बताओ जरा मुझे। सारे बच्चे बताओ, अंशिका कोई वीआईपी नहीं है, आप सारे बच्चे लाडले हैं। तो आप इस लिखे हुए क्वेश्चन को अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आपको इस लिखे हुए क्वेश्चन में बच्चे एक मजेदार चीज समझ में आएगी, ठीक है ना। मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं तो समझ में आएगा, बड़े ध्यान से समझने का काम करें, ठीक है ना। देखो भाई बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं नैना का कंपैरिजन कर रहा हूं, अगर मैं नैना का कंपैरिजन कर रहा हूं इस लिखे सेंटेंस में, तो भैया ये ही अपने आप में बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं मी का कंपैरिजन कर रहा हूं तो भैया ये हिम अपने आप में सही है, ठीक है जी। ग्रामेटिकली ये दोनों अपने आप में सही हैं। मैंने क्या कहा? ग्रामेटिकली ये दोनों अपने आप में सही हैं, इनमें कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। मीनिंग में क्या फर्क है, सवाल तो ये उठता है, ठीक है ना। ये तो सेंटेंस मैंने ऐसा लिखा है, लेकिन मीनिंग में क्या फर्क होता है आप ध्यान से समझने का काम करते हैं, ठीक है ना। समझने वाली बात क्या है, ध्यान से देखो। नैना मुझे प्यार करती है, ठीक है। ही मुझे प्यार करता है, लेकिन ज्यादा प्यार नैना करती है, ठीक है जी। पहला मीनिंग समझ में आया, सब्जेक्टिव केस का यूज होने का मतलब। नैना भी मुझे प्यार करती है, ही नाम का जो इंसान है वो भी मुझे प्यार करता है, लेकिन ज्यादा प्यार कौन करता है, नैना करती है। पहला मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। पहला मीनिंग समझ में आ गया। अब दूसरा मीनिंग समझना है। नैना लव्स मी मोर देन हिम। अब दूसरा मीनिंग क्या निकल कर आया है बेटे, उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। भाई नैना मुझे प्यार करती है, नैना उसे भी प्यार करती है, लेकिन ज्यादा प्यार किसे करती है,
मुझे प्यार करती है। कुल मिलाकर दोनों की दोनों बातों में फायदा किसका है? इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। समझ आई बातचीत भाई? ठीक है ना? नैना भी मुझे प्यार करती है, सब्जेक्टिव केस होने की वजह से वो इंसान भी डूअर है, तो वो भी इंसान मुझे प्यार करता है, लेकिन कंपैरिजन करने पर पाया नैना ज्यादा प्यार करती है। ठीक है? फिर दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या बनता है? नैना मुझे प्यार करती है, नैना उसे भी प्यार करती है। इस लव्स का ऑब्जेक्ट यहां तैयार किया, ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन प्यार करा किसको ज्यादा है? मुझे ज्यादा है। भाई बात समझ में आ गई? अरे हाँ है ना? बदतमीज नैना हूं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, दैट वाज अ जोक बेसिकली, डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक है? अब आपके पेपर में सवाल कैसे आता है, ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। आपके पेपर में ऐसे सवाल फंसाता है, बताओ भाई। सुबह सुबह इतनी जेलस नैना से? ओहो। चाय पियोगे बच्चों? भाई मैं पीऊंगा चाय आप लोगों के नाम की। हाँ भाई, इस सेंटेंस में आप क्या करेंगे? यहां पर आप लोगों को अपने दिव्य चक्षु जगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो नैना लिखी है और इधर ये जो ही लिखा है, ये तो एक ही तरीके के डूअर है। ये तो एक ही तरीके के डूअर हैं, दोनों लाइक वाइज कैटेगरी में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो स्कोल्ड करने का काम अगर पुलिस ने किया तो एक ही मीनिंग ज्यादा सेंसिबल है, कि पुलिस ने उसको भी डांटा है और पुलिस ने मुझे भी डांटा है, लेकिन ज्यादा किसे डांटा है? हिम को डांटा है। तो यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस को ही जस्टिफाइड माना जाएगा। बच्चे समझ में आ गया? अंशिका अब समझ में आ गया? अगर ये बात अब समझ में आ गई है तो लॉजिकल तरीके से चलना है बेटा। अब सवाल को ध्यान से देखें। वी लाइक यू एज मच एज हिम इन द होल फैमिली। ठीक है? अब सवाल को ध्यान से देखते हैं। वी का लाइक का ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया बच्चे। वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस ही हम यूज करते हैं, तो इसी वर्ब के बाद ये भी तो अपने आप में क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस है। तो सर एरर है कहाँ? जबरन एरर बनाओगे इसमें? इस सेंटेंस में एरर है कहाँ? जबरदस्ती थोड़ी एरर बनाएंगे बेटा। ऐसा नहीं है ना कि क्वेश्चन आपको दिया गया है तो आप जबरदस्ती उसमें करेक्शन ही करें, है ना? अच्छा, ये बात मुझे महसूस होती है, ये बात मुझे महसूस होती है कि किसी सेंटेंस में अगर कोई एरर है, किसी सेंटेंस में अगर कोई एरर है तो एरर ढूंढना तो फिर भी आसान होता है, लेकिन उस सेंटेंस में नो एरर मार्क करना अपने आप में बहुत बड़ी महाभारत होती है। क्या आप मेरी बात से एग्री हैं? हैं? इसमें कोई एरर नहीं बेटा, इसको समझ लेना। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर वी, you are among those men who entered name who earned name and fame not by chance but by hard work। हाँ भाई, ये मजेदार सवाल आ गया, यहाँ आपकी टैलेंट पता चलेगी। चलो चलो फटाफट से बताओ। नो एरर टफ हो जाता सुबोध, बिल्कुल मैं खुद कह रहा हूँ। क्वेश्चन 29, यू आर अमंग दोज मैन हु अर्नेड नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय, आगे लिखा हुआ है क्या चीज? हार्ड वर्क। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई यहाँ पर ये लिखा हुआ जो दोज है, बेसिकली दोस्त तो प्लूरल शब्द के लिए यूज होने वाला है, तो प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर मैन सिंगुलर ना होकर प्लूरल बनाएंगे।
वी प्रोटेक्ट आवर बुक्स फ्रॉम द डस्ट, डू यू प्रोटेक्ट योर्स? बिल्कुल सीधा सवाल है बच्चे। हम अगर इस खाली योर की बात करते हैं, नाउन के साथ इसे हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है ना जी। ये एक एडजेक्टिव है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। आप अगर इस योर्स की बात करते हैं तो आपको नाउन की जरूरत इसके साथ नहीं है। कुल मिलाकर ये भी बताया गया था पिछली क्लासेस में कि ये खुद के ही पोजेसिव्स होते हैं, तो इनके साथ एपोस्ट्रोफे एस, इनके साथ मेरे बच्चों एपोस्ट्रोफे एस या एपोस्ट्रोफे जैसी पंक्चुएशन की जरूरत नहीं है। तो बात समझ में आ रही है? सिर्फ यहाँ पर इस एपोस्ट्रोफे की जरूरत नहीं है, बाकी की कहानी अपने आप में बिल्कुल सही है। ओके डियर, बाकी की कहानी अपने आप में सही है। Let's talk about next two questions. Even after the enactment of several, enactment नहीं है, enactment है। ये हमारे टाइपिस्ट जो है भैया, बच्चों इस वाले टॉपिक में झेल लेना, अगली टॉपिक की पीडीएफ बिल्कुल सॉलिड मिलेगी, टेंशन नहीं लेना है। चलो चलो बताओ। Enactment of several acts and provisions, we can see 5 years old boys। ये सवाल मजेदार है, घुमाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था। आ जाओ, क्वेश्चन को देखते हैं। इवन आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years ओल्ड बॉयज। देखो बेटा, जब ये नाउन हमारे सामने लिखा ही है, तो नाउन लिखने की वजह से ये जो भी कहानी लिखी हुई है सबका सब अपने आप में एक एडजेक्टिव फ्रेज है ना। तो एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने की तो कोई सेंस है ही नहीं, ठीक है जी। आगे लिखा है क्या चीज? वर्किंग इन हैजर्डस फैक्ट्रीज, ये तो सबको पता ही है। हैजर्डस का सिनोनिम पूछा जाता है बच्चों, डेंजरस। एवरीबडी वॉर, अरे बिल्कुल गलत हो गया भाई। एवरीबडी सिंगुलर कैटेगरी का होता है शब्द, और वॉज का आप यूज करते हैं, ठीक है। और सिंगुलर होने की वजह से आप इसको भी हटाकर लिखेंगे हिज बेस्ट क्लॉथ, इन हिज बेस्ट क्लॉथ, ठीक है ना जी। ओके, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। द leaves शुड नॉट लुक scornfully एट द हैव नॉट। ये leaves नहीं है, इसको ठीक कर लेना भाई। हाँ, अब करेक्ट करके दिखा। चलो बेटा, क्वेश्चन 33 और 34। नहीं, ऐसा नहीं है तर सिंह बेटा, प्रोनाउंस के साथ एपोस्ट्रोफे आता है, प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफे आता है। तो एपोस्ट्रोफे लगाया मैंने आपके सामने। कौन कहता है एपोस्ट्रोफे नहीं आता? आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। ये दोनों अपने आप में बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इस ईच अदर कहने का मतलब हमें समझ में आ रहा है, यहाँ किसी दो का जिक्र है। वन अनदर कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वहां संख्या दो से ज्यादा है। शाबाश। सर, बॉडी एंड वन के प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस है? कोई खास डिफरेंस नहीं है मोनू मेरे भाई, कोई खास डिफरेंस नहीं है। एवरीबडी और एवरीवन दोनों लगभग एक ही काम करते हैं। समवन समबडी लोग लगभग एक ही तरह से यूज करते हैं, ठीक है ना।
पुराने अंग्रेजी के जो पैटर्न होते थे उनमें इनमें फर्क होता था। somebody जनरल सेंस के लिए यूज होता था, someone जो कुछ स्पेसिफिक बन जाता है। ठीक है ना। कोई बात नहीं मोनू भाई, अब उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। बुक फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, अमेजन पर भी मिल जाएगी, नया एडिशन आ गया है अब तो। ठीक है ना। लेकिन इस वीकेंड मिलेगी बेटा आपको, संडे तक, मंडे तक अवेलेबल हो जाएगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। द हैव्स, आप लोगों को बताया गया है कि अगर हम हैव्स की बात करते हैं तो यहाँ रिच की बात कही जाती है। ठीक है। और हैव नॉट्स की अगर बात कही जाती है, हैव नॉट्स की अगर बात कही जाती है तो ये पुअर को लेकर चलता है। द हैव्स शुड नॉट लुक स्कोनफुली, ये स्कोनफुली बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है ना, ये इससे अगले टॉपिक में समझ में आएगा। एट द हैव नॉट, ये देखो अब आपको क्लास को रिप्रेजेंट करना है तो हैव नॉट्स का आप यूज करें। ठीक है जी। बाकी अपने आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी वन ऑफ द टू मिनिस्टर्स वॉज नॉट अवेलेबल फॉर कमेंट्स। ठीक है ना जी। अब सवाल को अगर देखा जाए तो यहाँ पर मजबूरी है हमारी, जब दोनों में से कोई भी नहीं है तो एनीवन ना कहकर हमें यहाँ पर लिखना होगा क्या चीज। ठीक है। आइदर ऑफ द टू मिनिस्टर्स। ठीक है। वैसे ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बनता है बेटा। हम्म। वैसे भी ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बनता है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हिसाब से इस नोट को और आइदर को मर्ज करके हमें नाइदर में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है ना जी। लेकिन इम्प्रूवमेंट पूछा ना, ना ना, नंशी का गलत कर दिया। नन का हम यूज करते हैं, देखो, नीदर का हम यूज करते हैं जब संख्या दो की है। ठीक है। और अगर संख्या दो से ज्यादा की है तो अंशिका हमें नन का यूज करना है। नन का यूज यहाँ नहीं कर सकते हम। नन का यूज करोगे तो नोट का क्या करेंगे बताओ ना। डबल नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो गए तो पॉजिटिव मीनिंग बना देंगे। गलत फहमी नहीं करनी चाहिए था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो बेटा एक बार इन दो क्वेश्चंस को सोल्व करके दिखाओ फटाफट से। The wall of this magnificent building is 50 feet high and its paintings. Nice question. 36 को ध्यान से देखें, बताते हैं। It was a magnificent chance but which you lost. बताओ भाई। बनाओ बनाओ। हम्म, क्या बनाया भाई? The wall of this magnificent building is 50 feet high and its paintings. कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटे ध्यान से चीजों को समझने का काम करना। हम जब बात कर रहे हैं इस फुट की तो एक ये यूनिट है। ठीक है। और यूनिट कैसी है? सिंगुलर है। फीट की अगर हम बात करते हैं तो यही यूनिट कौन सी हो गई? प्लूरल हो गई। ठीक है। अब ये चीज हमें पता चल रही है, देखो, ये चीज हमें पता चल रही है कि इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर आप एग्जैक्टली बता किसके बारे में रहे हो? हाइट के बारे में। 50 होने की वजह से इसको प्लूरल हम बनाकर चलेंगे। ठीक है ना जी। अरे हाँ है ना। अब ये हाइट को बताने का काम कर रहा है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ इसको प्लूरल बनाया। ठीक है ना। अब अगर मैं ये कहता हूं, बेटा क्या हुआ? अगर आप ये कहते हैं ना इट इज 50, ठीक है ना, तो आपके सामने सवाल उठता है कि फुट का यूज करें या फीट का यूज करें? बताओ दिमाग लगा के।
हाँ भाई, तो ये जस्टिफाइड नहीं है कि आप एग्जैक्टली क्या बता रहे हो, तब ये सिंपल सिंगुलर ही रहता। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट चांस बट विच यू लॉस्ट, ठीक है ना। अब यहां पर हमें क्या करना है, बट और विच में क्या करेंगे भाई, बट की जरूरत ही नहीं है ना भाई, विच तो रिलेट कर रहा है चांस को, बस खत्म। हमें यहाँ बट की यूज करने की जरूरत नहीं है। शाबाश अतर बेटा। अगले दो क्वेश्चन से लपेटो जरा। बनाओ बेटा बनाओ। बनाओ बनाओ। शाबाश भारत, बहुत बढ़िया मोनू बेटा। हाँ भाई। इन टुडे मीटिंग वी मस्ट फर्स्ट डिस्कस एंड थ्रेश आउट द प्रॉब्लम वन बाय वन, ठीक है ना। तो टुडे के साथ हम लोगों को करना होगा क्या चीज, एपोस्ट्रोफेस लगाना। थ्रेश एक बहुत अच्छा वर्ड है, और थ्रेश के साथ जब हम आउट जोड़ते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है। पहले मैं थ्रेश बताता हूँ बच्चों। थ्रेश का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। थ्रेश का मतलब होता है, आप में से जो बच्चे गांव देहात से हैं उन्हें ये जानकारी अच्छी है, धान की जब खेती की जाती है तो धान से जब चावल निकाला जाता है, ठीक है, धान से, या धान गेहूं की अगर बात करी जाए, तो उनको इकट्ठा बनाकर उनको इकट्ठा लपेटा जाता है और उनको मारा जाता है बार बार किसी ड्रम पर या कोई भी रेज्ड प्लेटफॉर्म पर। उसे क्या होता है, धान से चावल निकल जाता है या गेहूं निकल जाता है, याद है। गांव देहात का बच्चा जानता है, बाकी आप सभी शहरी लोग हैं, आपको शायद नहीं पता। इसी से बना है थ्रेशर। जो भाई किसान है हमारे, जो किसानी जानकारी रखते हैं, उसी से थ्रेशर बना है, ठीक है। ठीक है जी। बेटा मैं यही बता रहा हूँ सुबोध, थ्रेशर शब्द बना किससे, वो इसी से बना है। और थ्रेश आउट का मतलब आप आपको समझ में आता है, टू एलिमिनेट, एलिमिनेट करना यानी कि कोई चीज निकालना। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। इन टूडेज मीटिंग, अब ये थ्रेश आउट समझ में आ गया अब आप लोगों को, ठीक है। आई लाइक राम द मोर बिटवीन ही एंड हिज ब्रदर, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, बिकॉज ही इज द बेटर ऑफ द टू। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पसंद कौन आया भाई, राम, ठीक है। कंपैरिजन किया है, बिटवीन लिखा हुआ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्टिव केस हमने यूज किया, ठीक है। उसके और उसके भाई के बीच कंपैरिजन हुआ, इसीलिए यहाँ पर द मोर का हमने यूज किया, ये अपने आप में ठीक है। बिकॉज ही इज द बेटर, फिर से कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ, क्यों, क्योंकि दो में जिक्र किया गया है, तो बस ज्यादा कुछ नहीं, हिम की जगह ही का, हिम ही की जगह हिम का यूज होना चाहिए, ठीक है भाई। सर आपने खेती की है, देखो खेती तो मैंने नहीं की, लेकिन मुझे खेती और किसान लोगों से बड़ा प्यार है भाई। देश को हकीकत में तो सच्ची, मतलब जो एफर्ट्स हैं उन्हीं के तो हैं। खेती कर रहे हैं जो लोग, सच्चे एफर्ट्स तो वही लगा रहे हैं यार। बनाओ बेटा। ओके भाई। सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमेना, बिल्कुल आसान सवाल है। हम्म। आर्टिकल ए लगने की वजह से ये सिंगुलर है, ठीक है ना। प्लूरल बनाने पर फिनोमेना बनता है, ओके। आई एक्सेप्ट दैट माई सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट।
पिछली किसी क्लास में मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली ऑब्जेक्ट की जगह लिखा होता है तो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना। अब ऑब्जेक्टिव केस है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट ही नहीं बन सकता किसी भी तरीके से। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ पा रहे बेटा? जब ऑब्जेक्टिव केस है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट थोड़ी बनेगा, किसी भी कीमत पे नहीं बनेगा। अगले दो क्वेश्चंस लगाओ दिमाग। शाबाश। वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर्ड, आगे लिखा है टू टर्न अ डेफ एयर। बच्चों इसकी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा। डेफ, टू टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है टू इग्नोर, अनसुना कर देना। आगे लिखा है देयर कमांडर्स इन चीफ्स ऑर्डर। बेटा जब हम किसी भी कंपाउंड का पोजेशन बनाते हैं आखिरी शब्द पर पोजेसिव केस लगाते हैं। बेसिकली यहाँ ऑर्डर भी नहीं होना चाहिए, ऑर्डर्स होना चाहिए। ये भी लिख लेना साथ साथ। ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस, ऑर्डर्स का मतलब होता है आदेश। इफ आई वर हिम, पिछली क्लास में ही हमने समझा था। अच्छा बताओ, यहां पर ही आपने बनाया, रीजन बता दो फटाफट से। रीजन बताओ, पिछली क्लास में पढ़ाया था, बताओ। अरे रोज बाबू गजब है। दिल्ली से कौन कौन है भाई हमारे बच्चे? सबको याद है लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब है जिस लिंकिंग वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज करना होता है। बहुत बढ़िया। सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ। ठीक है ना। देखो बच्चों, क्राइटेरिया जो शब्द है, चलो थोड़ा नीचे कर देता हूँ। जो क्राइटेरिया शब्द है ना, ये प्लूरल के लिए यूज होता है। यहाँ पर सिंगुलर की बात कही गई है ना, तो क्राइटेरिया नहीं क्राइटेरियन का यूज करना है। अच्छा जी, जो लोग दिल्ली से हैं जरा अपना बताएं, आपका दिल्ली में कौन सी लोकेशन पर आप लोग रहते हैं? पूछ इसलिए रहा हूँ। एक बालक लिख रहा है कोई मत बताना इन्हें मिलना मिलना है नहीं। मैं मिलने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ चाय वाय पिलाते ना फिर आप लोगों को। हाँ जी सर। सर आपका और गगन सर का क्लास हाफ आवर ओवरलैप होता है सर प्लीज। कौन सा बैच है? हमें तो आपसे सिलेक्शन के बाद मिलना है। जरूर मिलेंगे बेटा, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल मिलेंगे। इधर राम और श्याम हैज फॉरगॉटन टू पे देयर। बच्चों जब बात दो में से एक की है तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या यूज करेंगे? हिज का यूज करेंगे। हम्म
चलो भाई क्वेश्चन नेक्स्ट भी करके दिखाओ। सिलेक्शन के बाद मिलेंगे, चाय पिलाएंगे, दिल से मोहब्बत निभाएंगे। करो क्वेश्चंस। चलो, देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स, आगे लिखा हुआ है हमारे सामने, इन आर कॉलोनी। बेटा मैंने आपको इसका प्लूरल बनाना सिखाया था, हाँ या ना कहकर बताना मुझे जरा। है, ये तो पुराना ही सवाल है, दो में से एक की बात है, तो हिज का आप यूज करेंगे। हाँ भाई बताओ बच्चों। इसका प्लूरल बनाना सिखाया था मैंने, हाँ या ना कहकर बताना। सिखाया था, ओके ठीक है भाई। तो यहाँ पर विमेन डॉक्टर्स होना चाहिए, ठीक है ना। अब मेरे दिल में एक बात आई, मेरे दिल में एक बात आई, अगर मान लो दो कंडीशंस में रख रहा हूं आपके सामने, यहां पर मैंने आपके सामने लिखा नीदर ऋतु नूर अमन, तो यहाँ क्या प्रोनाउन हम यूज करते, ठीक है। और अगर मैं आपके सामने कहता हूं नीदर अमन नूर ऋतु, तो यहाँ क्या प्रोनाउन यूज करते, ठीक है। फिर एक और चॉइस आपके सामने रख दी मैंने, ठीक है, नीदर आई नोर माई लैपटॉप, तो आप यहाँ पर क्या प्रोनाउन यूज करते हैं। चलो चॉइसेस ही ना लिख देता हूँ, सीधी बात है, बताओ भाई। तीनों के आंसर्स बताना सोच के, कि मिलता है आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन जो आप में डिस्कस कर रहे हैं। हम्म, तीनों के आंसर्स बनाओ। शाबाश, देखो बेटा इनके जो लॉजिक है ना, इसको समझने का काम करना, ठीक है ना। ऐसा कह देना अपने आप में ठीक नहीं है कि ये दो में से एक की बात कर रहा होता है, ऐसा नहीं है बेटा। इनके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि ऐसे लिखे हुए पेयर में, ऐसे लिखे हुए पेयर में जो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब और उसी के अकॉर्डिंग आप आने वाले प्रोनाउन का जिक्र लिखते हैं। यहाँ पर नियरेस्ट क्या है, अमन, इसकी वजह से हम लोगों को क्या यूज करना पड़ा, हिज। यहाँ नियरेस्ट क्या है, ऋतु, इसकी वजह से हमें क्या यूज करना पड़ा, हर। यहाँ लिखा है क्या चीज, लैपटॉप, अपने आप में इसकी वजह से हमने क्या यूज किया, इट्स, ठीक है। नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अग्रीमेंट तैयार होना चाहिए, ठीक है, ये समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर काम कर लेते हैं, चलो बनाओ फटाफट से। दे गो टू आगरा ड्यूरिंग समर वैकेशंस, वैकेशंस है बेटा, ये वोकेशंस नहीं है, दिमाग लगाओ।
नाउन के बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो जी, वैकेट एक वर्ब है। वैकेट का मतलब होता है टू गिव स्पेस, टाइम या प्लेस, तो मैंने लिख ही दिया है। ठीक है जी। जब आप कोई चीज खाली करते हैं, किसी को स्थान देते हैं, किसी को समय देते हैं, ठीक है। अब इसी वैकेट के साथ कल रात को वोकैब सेशंस में भी मैं बता रहा था, जब आप इसके साथ आयन जोड़ते हो तो ये बनता है नाउन। कुल मिलाकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन बना। तो जब वैकेशन की आप बात कर रहे हैं, हम्म, तो वैकेशन का तो प्लूरल बनेगा नहीं। ओके। लेकिन अगर आप इस हॉलीडे की बात कर रहे हैं तो हॉलीडे कंपाउंड वर्ड है, इसका प्लूरल बना सकते हैं। समझे? ओके। वेकेशंस नहीं कहकर, ठीक है। अच्छा देखो, स्कूल आपको याद हो, स्कूल में बहुत बुरा हाल होता था हमारा। स्कूल में बहुत बुरा हाल होता था। टीचर हमें अक्सर कहा करती थी, गर्मियों की छुट्टी, गर्मियों की छुट्टी, ऐसे कहा जाता था। सर्दियों की, मैं लिखता हूँ ना, अच्छा लगेगा। सर्दियों की छुट्टी। तो मैं अक्सर टीचर से पूछ लेता था कि मैम जरा बताओ ना, गर्मी का प्लूरल कैसे बन गया, सर्दी का प्लूरल कैसे बन गया। अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं या आपका कोई भी भाई या कोई बहन ट्यूशन पढ़ता है, स्कूल जाता है, तो देखना आपको हमेशा ये गलती मिलेगी। ठीक है ना? सर्दियों की छुट्टी शुरू हो जाएगी। भाई साहब, सर्दी का तो प्लूरल बनना ही नहीं है, सर्दी की छुट्टियां होना चाहिए। ठीक है ना? समझना इस बात को ध्यान से, बहुत लोग गलत बोलते हैं, आप लोग इन चीजों से बचें। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन देयर होमवर्क। वही बात आ गई, स्टूडेंट्स में से आप एक की बात कर रहे हो, उसकी वजह से हैज है, और उसी की वजह से देयर नहीं, कॉमन जेंडर की वजह से हिज का आपने यहाँ पर यूज किया। ओके। नेक्स्ट, ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। देखो बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिकली ग्रेड क्या है? पास करना। स्कूल का ग्रेड क्या है? पास करना। तो पास के साथ लगाकर हाइफन मार्क्स लगा लो। ठीक है ना जी? बात समझने की कोशिश करना। हाँ भाई। कंडीशन क्या है? ड्रेस। ड्रेस के पीछे छिपी है सेंस, है ना? ड्रिंकेबल वाटर, इट इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, इट इज कॉल्ड ड्रिंकेबल वाटर। ठीक है ना? इट इज नॉट बोर्डिंग स्कूल, इट इज कॉल्ड स्कूल फॉर बोर्डर्स। बोर्डिंग की स्पेलिंग क्या होती है? मैंने ठीक लिखा है? ठीक है भाई, इनको ध्यान रखना। ठीक है? ये बहुत ज्यादा गलत बोले जाते हैं, पासिंग मार्क्स, ड्रेसिंग सेंस, ड्रिंकिंग वाटर, ये बिल्कुल गलत है। ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता, ड्रिंकेबल वाटर कहा जाता है। ठीक है ना? ड्रिंकेबल क्यों कहा जाता है? ड्रिंक के एबिलिटी जिस पानी में हो उसे कहा जाता है ड्रिंकेबल वाटर। ड्रिंकिंग वाटर का मतलब तो ये होगा कि पानी किसी चीज को पी रहा है। पासिंग मार्क्स का मतलब है वो मार्क्स जो पास हो रहे हैं। ड्रेसिंग सेंस का मतलब वो होता है जो सेंस बनकर कोई चीज पहने, नॉन सेंस बन जाता है। ठीक है ना? ओके। ही गॉट ओनली पास मार्क्स। ठीक है? पास है ग्रेड, पासिंग कोई ग्रेड नहीं है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज मोर डिलीजेंट देन मी। ये तो पुराना सवाल है। आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो? सब्जेक्ट आपका वन है, जो फ्रेंड्स में से एक है। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से कर रहे हो, तो आई अपनी जगह सही होना चाहिए। हम्म। चलिए भाई, ये इसके आंसर की है। अब लेते हैं भाई सेट नंबर 4। चलो भाई फटाफट से बनाओ। देखो बेटा, अब इसमें टाइम कम लगाएंगे।
फटाफट से बनाओ भाई। स्पीड दिखाओ बेटे, स्पीड दिखाओ। मैं यहीं बैठ जाता हूँ। दिस इज माई सन्स इन लॉ हाउस, सभी को पता है भाई। सभी को पता है कंपाउंड में हम एपोस्ट्रोफ एस लास्ट में लगाते हैं, तो पहले पॉइंट में सन इन लॉज का जिक्र किया जाए। ठीक है जी, पहला पॉइंट में करेक्शन हो गई। क्वेश्चन 2, लिंकिंग वर्ब होने की वजह से आप क्या करने वाले हैं? इट इज ही, नॉट इट इज हिम। करेक्ट हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कमिटी वॉज डिवाइडेड इन, देखो हम लोगों ने ये चीज पढ़ा है लॉजिक, कि किसी भी कलेक्टिव नाउन को हम यूनाइटेड और डिवाइडेड सेंस, यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस, याद है? सिंगुलर हो गया यूनाइटेड सेंस में और प्लूरल हो गया डिवाइडेड सेंस में। ठीक है ना? तो वहां क्या होना चाहिए भाई? डिवाइडेड ही है, तो क्वेश्चन थर्ड में वॉज की जगह क्या होना चाहिए? वर यूज होना चाहिए। अरे हाँ, है ना? कल की क्लास में हम लोगों ने इशू के बारे में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? ही वॉन्टेड बट ही कैन नॉट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अवेल के साथ हमें रिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ती है, और हम लोगों ने क्या लिखा? हिमसेल्फ। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये जो बट लिखा है, बताओगे जरा, ये प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है? मुझे बताओ बेटे। इस लिखे हुए सेंटेंस में ये जो यहाँ पर बट लिखा है, ये प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है? कंजंक्शन है, बिल्कुल ठीक। कॉन्ट्रडिक्शन है, वो चाहता है लेकिन वो फायदा नहीं उठा सकता उस अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, आया ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देर आर फ्यू पीपल्स हु आर रियली ऑनेस्ट। ठीक है, देखो बच्चों, पीपल जो शब्द है, पीपल का मतलब होता है पर्सन्स। ठीक है। अब अगर इसे आर्टिकल ए लगाकर लिखा जाए तो इसका अर्थ बदल जाता है आ नेशन, या फिर अगर हम कहें तो आ सोसाइटी या ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब अगर इसका जबरन आप प्लूरल बनाते हो तो ये मीनिंग भी अब आप समझ ही रहे हैं, नेशंस निकलता है। ठीक है। तो अब यहां लिखा देर आर फ्यू पीपल्स, यहां तक ठीक हो सकता था अगर ये कॉन्टेक्स्ट कौन सा निकाल रहा है? कंट्री को लेकर कॉन्टेक्स्ट बना रहा है, जबकि कंट्री की बात है नहीं, तो पीपल्स ना कहकर फ्यू पीपल। यू आर वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु हैज, ठीक है ना जी? यू आर वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु हैज बीन, ये हु रिलेट कर रहा है प्लेयर्स को, प्लेयर्स की वजह से क्या यूज हो गया भाई? हैव। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चेयर इज मेड ऑफ अ वुड। बच्चों, मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि जो मटेरियल नाउन है, पहली बात तो मटेरियल नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं, और ये भी हमें ध्यान रखना है कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एस या ईएस भी नहीं जोड़ते हैं, और मटेरियल नाउन के साथ हम ए या एन का यूज भी नहीं करते हैं। तो गड़बड़ कहाँ है? इस ए की जरूरत नहीं है। ओके, शाबाश, स्पीड बनाकर दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, मोहम्मद दैट बेवजह नहीं लगता बेटा। आई लाइक केट्स पोएम्स। केट्स एक पोएट है, और ये इसका पूरा नाम है जॉन केट्स। ठीक है। तो जिसके एस साउंडिंग वर्ड है, तो भैया यहां पर आपको एपोस्ट्रोफे लगाना पड़ेगा। हम्म, ठीक है जी। अच्छा चलो, वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि आप समझदार हैं, तो पूछ लेता हूँ। ठीक है। दो शब्द होते हैं, एक सेंसुअल होता है, एक सेंसुअस होता है। दोनों में क्या फर्क होता है? अगर अभी बताना चाहे तो। नहीं 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 नहीं, सुबोध गलत है। पोएम ऑफ कीट्स क्यों लिखोगे भाई? नेम ऑफ अ पर्सन के साथ तो मेरे बच्चे अपोस्ट्रोफेस लगाओगे आप। नेम ऑफ अ पर्सन के साथ तो अपोस्ट्रोफेस लगाओगे आप। ठीक है। इन दोनों शब्दों का क्या फर्क है? ठीक है। बताने लायक लगे तो ठीक है, बता दीजिएगा। नहीं बताने लायक लगे, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और वहां भी अगर मन ना करे तो कोई बात नहीं, लेकिन इनका फर्क जरूर देख लेना, ये आपके क्लोज टेस्ट में फंस जाता है। ठीक है। बेटा ये बिल्कुल ठीक है, इसको मत परेशान करो, ये ठीक है बिल्कुल।
क्वेश्चन 7 का मीनिंग हमने तैयार कर लिया, ठीक कर लिया है, ठीक है। नहीं नहीं, भारत ऐसा नहीं है, कलेक्शन ऑफ पोएट्री नहीं होता। नहीं नहीं, आ गया भाई। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बात तो अभी समझ में आई। इस हु को रिलेट करना है तो इसके पास लिखा जाना चाहिए कीट्स, और कीट्स ऑफ लगाकर पोएम्स। माफ कीजिएगा, मैं कभी कभी गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये करेक्ट हो गया, मैंने आगे नहीं देखा इस चीज को। अतर सिंह, थोड़ा बहुत ठीक है आपका मीनिंग, लेकिन बाकी ठीक नहीं है। क्वेश्चन 9 को देखते हैं। हिज आंसर इज फुल ऑफ ब्लंडर मिस्टेक्स। देखो जी, ब्लंडर अपने आप में ही मिस्टेक होता है, तो ब्लंडर के साथ मिस्टेक शब्द सुपरफ्लूअस है, ठीक है, फाइन। ब्लंडर ब्लंडर ही होता है, इसके साथ बिग या स्मॉल जैसा शब्द भी अपने आप में इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर नॉट द फर्स्ट मैन दैट हैव बीन चीटेड बाय हिम। यू आर नॉट द फर्स्ट मैन, आगे लिखा हुआ है, देखो द फर्स्ट होने की वजह से दैट बिल्कुल सही है। अब जिसे आप रिलेट कर रहे हो तो सिंगुलर है, अब सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए, हैज बीन चीटेड बाय हिम, ठीक है। क्या है वी आर हैगा, पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड, सेंटेंस लिखा है माई फ्रेंड बॉट 2 डजन्स एग्स। ये पुराना सवाल है, ठीक है, ये पुराना सवाल है। ये आपका नाउन है, तो आपको ये लिखा हुआ सारा एडजेक्टिव है, इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है प्लूरल बनाकर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वोंट द फैसिलिटीज ऑफ कार अकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ, ठीक है। देखो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, पहले तो सारे बच्चे अकोमोडेशन की स्पेलिंग लिखकर दिखाओ। आज चलो स्पेलिंग टेस्ट करके लेते हैं। अकोमोडेशन की स्पेलिंग लिखकर दिखाओ भाई। क्वेश्चन 10 में क्या दिक्कत है, बता भाई। क्वेश्चन 10 में क्या दिक्कत है, बता, दिक्कत तो बता, तो ही तो क्लियर करूंगा। यू आर नॉट द फर्स्ट मैन, आप पहले इंसान नहीं है जिसको उस इंसान ने चीट नहीं किया हो। 10th में क्या दिक्कत है भारत। ये वजह घबरा रहा है भाई मेरा। हम्म, इस सवाल में हमने कर ली बात। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। और वांट नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो वांट्स होना चाहिए, यहाँ पर यही एरर है। द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड अकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ, ठीक है जी, ओके। बिल्कुल उपेंद्र, ये बिल्कुल सही है। उपेंद्र ने मीनिंग बिल्कुल सही बताया, सेंसुअल और सेंसुअस का फर्क क्या होता है। बाकी बच्चे देख लेना, क्योंकि ये जो दोनों का फर्क है ना, ये क्लोज टेस्ट में फंसाता है आप लोगों को, क्लोज टेस्ट में फंसाता है ये। कभी आप सोच रहे हो कि मैं मजे लेने के लिए ऐसे शब्द आपको करा रहा हूँ, क्लोज टेस्ट में फंसता है ये शब्द। ट्राउजर्स इज इन, लिखा है शॉर्ट सप्लाई, ठीक है ना जी। तो आप यहाँ क्या करोगे जी, ट्राउजर्स को तो प्लूरल की तरह यूज करना है। हुँ? आगे देखते हैं, देर इज नन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड। देर इज नन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या करेक्शन की जा सकती। हम्म, हाँ, नन को हटाकर सिंगुलर में ज्यादा बेहतर होगा, नोबडी कह दो, नन लिखने से क्या होगा, ठीक है ना जी। अगर आप यहाँ नन का यूज कर रहे हैं तो नन के लिए हम हमेशा पेयर में बट का यूज करते हैं। नन के साथ आप हमेशा,
अरे भारत क्या परेशानी है भाई, 10वां एक बार फिर देखूंगा। मैं क्या करूं, तेरी समझ में नहीं आ रही भाषा क्या लिख रहा है तू यार। लिख रहा है जी सर 10 फिर एक बार देखूंगा। क्या हो गया तेरे को? प्यार व्यार तो नहीं हो गया है? भाभी ने धोखा तो नहीं दे दिया? हमारी क्लास तो नहीं देख ली भाभी ने? द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, ठीक है। अब पुलिस अगर मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो पुलिस अपने आप में ऑफिसर्स की बात कही जा रही है, और कह देना सेंसिबल है। ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स। पहले तो ये देखो, टाइप करने वाले सज्जन की गलती है। एक्चुअली हमारे टाइपिस्ट जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं, तो छोटी मोटी गलती नहीं करते हैं, वो टॉप लेवल की गलती करते हैं, ऐसे वाली। ठीक है बेब्स। ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर। ठीक है ना, वो हर किसी इंसान से और हर किसी उस चीज से नफरत करता है जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हो। देखो बेटे, मैं अगर एक सवाल लिखूं आपके सामने, आई हैड सीन कीर्ति एंड हर डॉग हु विच वर killed yesterday, तो आप इसमें कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे? लगाओ दिमाग। तो बेटे, इस लिखे हुए सवाल में क्या बीमारी हो गई है? इस लिखे सवाल में ये बीमारी हो गई, हु के हिसाब से तो कीर्ति सही है, लेकिन हु के हिसाब से डॉग सही नहीं है। भाई, इस विच के हिसाब से डॉग सही है लेकिन कीर्ति सही नहीं है। तो कहानी क्या हो गई? जब किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले दो अलग कैटेगरी के नाउन हो, इंसान है, जानवर है, वस्तु है, इंसान है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए ज्यादा सेफ क्या हो जाता है? हम लोगों के लिए ज्यादा सेफ हो जाता है कि आप इस कैटेगरी को हटाकर इसके लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करें। अब हु इस एवरीबडी के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक जा रहा है, लेकिन एवरीथिंग के अकॉर्डिंग ठीक नहीं जा रहा है, और इसी वजह से हमें ज्यादा बेटर क्या है? एवरीथिंग वस्तु के लिए यूज कर रहे हैं, एवरीबडी इंसान के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है भाई। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू की बात थी, इसको थोड़ा सा ही परेशान करने वाला सवाल था ये। खैर, 17, द जूरी वॉज डिवाइडेड। डिवाइडेड है तो कलेक्टिव नाउन के लिए वर्क आप यहाँ यूज करें। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स। अब ऑब्जर्व करने, सर्वेंट की स्पेलिंग लिखकर दिखाओ बेटा। सर्वेंट की स्पेलिंग टेस्ट मिलती है पेपर में, यहाँ ए की जगह ई लगाने की गलती करते हैं हम, ठीक है ना। देखो, विच हम यूज करते हैं किसके लिए? पॉइंट आउट करने के लिए, या फिर अगर हम इसे कहें तो सिलेक्ट करने की। ठीक है ना, आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, उनमें से आप किसी एक की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो घर में से कौन से सर्वेंट ने डिनर सेट को तोड़ा है? वो नहीं, पॉइंट आउट करने के लिए कहा गया है, तो विच के अलावा कोई और बात सेंसिबल नहीं होगी। सर्वेंट स्पेलिंग लिखना बेटा, यहाँ VANT लिखने की गलती कर देते हैं। ठीक है ना जी। VENT का मतलब अगर हम कहें तो VENT का मतलब होता है वे। VENT का मतलब होता है वे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही पुट हिज साइन टू द लेटर। ठीक है ना जी, ही पुट हिज, ये तो मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ क्वेश्चन, साइन नहीं, सिग्नेचर कहना सेंसिटिव। ठीक है जी। ही, यू एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग एंड शैल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प। ठीक है, मदद की जरूरत नहीं है, अरेंज सब कुछ करना है, तो ये क्या है? अपने आप में एक ड्यूटी है, 2 3 1 की अरेंजमेंट, यानी कि सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन उसके बाद, और फर्स्ट पर्सन सही जगह पहले से ही है।
बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म इन लाइफ। बैक्टीरियम सिंगुलर होता है भाई, प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या लिखना है? बैक्टीरिया। ठीक है जी। जिन शब्दों के अंत में यूएम देखने को मिलता है प्लूरल बनाने के लिए हम उसके साथ ए को यूज करते हैं। मीडियम, इट बिकम्स मीडिया। ठीक है। रोस्ट्रम, रोस्ट्रा। रोस्ट्रम का मीनिंग बताओ फटाफट से, क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मिलता है। एजेंडम, एजेंडा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, लिखकर दिखाओ जरा मीनिंग इसका। मेमोरेंडम, प्लूरल बनाना मेमोरेंडा। मेमोरेंडम का मीनिंग बताओ जरा, मीनिंग बताओ बेटे, बताओ बताओ, मेहनत करनी पड़ेगी। बैक्टीरियम होना चाहिए। आगे लिखा है सीनियर सिटीजन्स रेफर बैंक्स विच ब्रांचेस आर लोकेटेड। सवाल को ठीक से देखेंगे। देखो बच्चे ध्यान से समझने का काम करें। हम लिखे हुए सेंटेंस में हुज का केवल तब यूज करते हैं जब लिविंग नाउन सामने लिखा हुआ हो। जैसे एक बात कर लेते हैं, आई कॉल्ड हिम हुज बुक्स आर हेयर। अब ये हुज बुक्स किसके लिए यूज हुआ है? हिम के लिए। ठीक है ना जी। अब अगर मैं आपके सामने कहता हूं आई क्लीन्ड द चेयर, ठीक है ना जी। अब अगर मैं कहता हूं द सरफेस ऑफ विच वॉज वेट। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ बैंक्स की बात कर रहे हैं ना आप, नॉन लिविंग चीज है, तो ब्रांचेस ऑफ विच आप यहाँ कहेंगे, ब्रांचेस ऑफ। ठीक है बेटा, द ब्रांचेस, विकास पूरा लिखेंगे बेटा, द ब्रांचेस ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई बॉट फोर आई बॉट 4 डजन ऑफ मैंगोज। जरूरत ही नहीं है ऑफ लगाने की, 4 डजन मैंगोज काफी। वॉज इट मी, बिल्कुल पुराना सवाल है। इट डमी सब्जेक्ट है, वॉज एक लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्टिव केस यूज होना चाहिए। वॉज इट आई हु हैड टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मीनिंग क्या होता है, जरा कमेंट करके बताओ। नहीं उपेंद्र, गलत बता रहे बेटा। सचिन स्कोर्ड अ 50 इन द फर्स्ट इनिंग। इनिंग नहीं इनिंग्स, ठीक है ना जी। इनिंग नहीं इनिंग्स, पारी। अच्छा बच्चों ये बड़ा प्यारा सवाल है, यहाँ A50 का मतलब क्या हुआ? ये कई बार बच्चे मुझसे जब ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते थे हम, तब कई बार बच्चे ये पूछ लेते थे कि सर क्या 50 10 इन ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं बेसिकली। ठीक है ना, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या इनके साथ आर्टिकल ए का यूज हो सकता है? सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अब यहाँ A50 की हम बात कर रहे हैं, तो A50 कहने का मतलब क्या समझ में आया? अ हाफ सेंचुरी, अ हाफ सेंचुरी। ध्यान से देखो क्या मीनिंग निकल रहा है, क्या मीनिंग निकल रहा है, ये ध्यान से समझना जरूरी है। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स, नहीं देयर। ऑडियंस अगर बैठेगी तो सभी अलग अलग सीट पर बैठेगी, देयर सीट, एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। 27 द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। ठीक है ना जी। और सवाल में क्या कहेंगे? द पीपल, कोई इशू नहीं है। आगे लिखा है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मस्ट यूनाइट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा यूनाइट अपने आप में वर्ब है, ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है। अब यूनाइट के बाद आगे जब तक इसका मीनिंग नहीं है तो फिर आपको यहाँ रिफ्लेक्सिव की जरूरत है। ठीक है ना जी, themselves, रिफ्लेक्शन की जरूरत है, वरना आपको ये नहीं समझ में आएगा इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। ठीक है जी, आगे देखने का काम करते हैं। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड। एंजॉयड के बाद रिफ्लेक्शन की जरूरत है, आई के अकॉर्डिंग चल रही है बात।
तो माई सेल्फ का जिक्र करेंगे। ओके, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डिस्टर्ब मी एज आई हैड मैनी वर्क्स। ठीक करेंगे बेटा, वर्क्स का तो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। देखो बेटे, वर्क्स का तो प्लूरल बना नहीं सकते हैं, ठीक है ना, और मैनी की वजह से यूनिट हमें लेनी होगी, मैनी पीसेस ऑफ वर्क। वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर पासपोर्ट। अरे हाँ, कोई वन आपके सामने सब्जेक्ट है तो क्या लिखोगे भाई, हिज पासपोर्ट, एंड फाउंड हिमसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है। क्वेश्चन 31, द कॉस्टली ज्वेलरीज। सवाल यही खत्म हो गया भाई। ज्वेलरी प्लूरल ही नहीं बनाना भाई, आर नहीं इज का यूज करेंगे। इज गिवन टू द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ मैरिज बाय द पेरेंट्स। ये सवाल गलत है वैसे। वेडिंग, वेडिंग बेसिकली एक इवेंट है, ठीक है जी, एक पर्व है। जब शादी की घटना जो घटती है वो बेसिकली वेडिंग है, ठीक है। जब मैरिज की हम बात करते हैं, मैरिज इज कॉल्ड स्टेट ऑफ रिलेशन, ठीक है ना जी। ये रिलेशन की एक अवस्था होती है, ठीक है ना। मैरिड कहना, जैसे अगर मैं कहता हूँ शी इज मैरिड, मीन्स अब उसकी जो अवस्था है वो क्या है, वो शादीशुदा है, ठीक है ना। मैरिज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर अवस्था जो रिलेशन की अवस्था होती है, ठीक है ना। तो अब अगर आप ये कहते हैं आई अटेंडेड अ वेडिंग, तो ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक घटना है जो आपने अटेंड की, ठीक है ना। 13 नवंबर को किसी की शादी हुई, 13 नवंबर को मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हुई, ठीक है ना। मैंने उसकी शादी अटेंड नहीं की, इसका मतलब आई डिड नॉट अटेंड द वेडिंग ऑफ माई गर्लफ्रेंड। सेंसिबल है, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं कि 13 नवंबर को मेरी शादी की, मेरी नहीं, उल्लू के पट्टे, 13 नवंबर को मेरी फ्रेंड की मैरिज हुई, तो वहां नॉनसेंस बन जाता है। वहां क्या हुआ, स्टेट ऑफ रिलेशन। मतलब ये इसका मीनिंग नॉनसेंस ये हो गया कि मेरी गर्लफ्रेंड और उसका पति देवर इन अ स्टेट ऑफ रिलेशन, और मैं वहीं पर था कैमरा लेके, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा है, ये करो, शुरू करो, वेरी गुड। तो ये नॉनसेंस बन गया, ठीक है ना। बात समझे, ये नॉनसेंस है, ठीक है। आप किसी को विश करते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ, मींस स्टेट ऑफ रिलेशन, अब आपका रिश्ता है, अब इस रिश्ते को आगे बरकरार रखें। माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग, क्वेश्चन में ही पहले आए, माई सेल्फ की जगह आई का आप यहाँ यूज करें, ठीक है ना जी। बात समझे, यहाँ मैरिज की जगह वेडिंग होना चाहिए, लेकिन ये सेकेंडरी एरर होते हैं, ये सेकेंडरी एरर होते हैं, ये इतने प्राइमरी एरर नहीं होते, इन पर इतना परेशान नहीं होने की जरूरत। क्वेश्चन 33, आई न्यू द टाउन हॉल सो आई एडवाइज हिम वेयर टू गो, ठीक है ना जी। वेयर टू गो नहीं है, है जी, हाउ टू गो। ध्यान से समझना, आई न्यू द टाउन, मुझे टाउन हॉल का पता है, मैंने उसे सलाह दी, तो सलाह कैसे दी, वहां कैसे पहुंचा जाए। आप समझ रहे हैं, वहां कैसे पहुंचा जाए, आप इस बात की सलाह दे रहे हैं, ठीक है ना, हाउ टू गो। ओके, वेयर का सवाल तो ये, वेयर का तो आंसर ही है, ठीक है ना। नन ऑफ हिज आर्म्स वॉज वुंडेड इन द एक्सीडेंट, ठीक है ना जी। तो नन ऑफ द आर्म्स, आर्म्स तो दो ही होती हैं भाई, आर्म्स तो दो ही होती है ना भाई, नीदर का आप यहाँ पर यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर इज नोन फॉर हिज ड्रामास एंड मोर देन हिज पोइट्रीज। पोइट्री का प्लूरल नहीं होता, पोइट्री कह देना काफी है, क्योंकि पोएट के साथ हम आर वाई को जोड़ते हैं। अब पोइट्री देखो, पोयम का मतलब होता है वर्सिफाइड लाइंस, लयात्मक पंक्ति, जो कल्पना शक्ति को प्रदर्शित करे, पोयम कहलाता है। आप इसका चाहो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज कर सकते हैं, चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज कर सकते हैं, लेकिन पोएट के साथ जब आप आर जोड़ते हैं तो इसे हम कहते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग पोएम्स। पोएम को लिखने का जो तरीका है, हर किसी पोएट का पोएम्स लिखने का एक अलग अलग तरीका है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें, उनकी पोएट्री नेचर की है, उनकी पोएम लिखने का जो स्टाइल है। जॉन कीट्स का नाम है,
ही वॉज अ सेंशुअस पोएट। उनकी पोइट्री मीन्स राइटिंग स्टाइल कैसा था, सेंशुअस था। इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज बेटर ऑफ द टू। पुराना सवाल है, हु का नहीं, विच का जिक्र करें। मिस्टर सुनील नागर टुक द फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रीजिंग कैटल्स। बिल्कुल गलत बात, कैटल काफी है। इट इज द बेस्ट विच, सुपरलेटिव होने के लिए विच नहीं, दैट का आप यूज कर रहे हैं। ठीक है भैया, आखिरी 2 सवाल डिस्कस कर रहा हूँ, बचे 10 सवाल है, वो आप घर से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, कल आपका नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कल आपका कोई भी नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड डाउट हो तो सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच मुझे इस नंबर पर टेलीग्राम कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपकी क्लास शुरू करने से पहले, वरना मैं कल एडजेक्टिव और एडवर्ब का कंटेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, देर आर 3000 वर्कर्स। पुराने ही सवाल तैयार हो रहे हैं, ये एडजेक्टिव है इस नाउन का। नीदर ऑफ द टू फ्रेंड, फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स होना चाहिए, नीदर की वजह से हैज का यूज होना चाहिए। ठीक है ना। अब एक और गड़बड़ क्या हो गई, देयर नहीं हिज, ये सेंटेंस के अंदर 2 जगह गड़बड़ है। अब भगवान जाने टाइपिस्ट कौन सा नशा करे बैठे थे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। बाकी के देखो बेटा, सिर्फ 10 सवाल हैं, ये आप थोड़ा घर पे ट्राई कर लेंगे। कोई सवाल अगर नहीं हो पा रहा है, घबराना नहीं, आंसर की है मेरे को आप जरूर बता दीजिएगा, कल की क्लास की शुरुआत में मैं इनको डिस्कस कर लूंगा। तो मेरे प्यारे मित्र दोस्तों, आज के लिए इतनी ही मोहब्बत। ठीक है, मुलाकात करते हैं कल आपके साथ सुबह 8 बजे। यो यो नार, टेक केयर, लव यू ऑल, बड़ी बोई। ठीक है जी, बाय एवरीवन।